नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सीमा नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनकर आज आप लोगों की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं और डर से आपका पूरा शरीर भी कांप सकता है। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि इतनी खतरनाक कहानी सीमा के साथ कैसे कब कहाँ पर घट गई भाई। ये जो घटना घटी थी ना, सीमा के साथ कोलकाता में घटी थी। लेकिन उससे पहले हमें उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए, जब वो अपने उड़ीसा के अंदर एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उड़ीसा के अंदर वो छोटा सा जो गांव था, वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहा करती थी। यानी कि उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके 2 बेटे, इसके पापा मम्मी और ये अच्छी खासी ज्वाइंट फैमिली थी और ये लोग हमेशा साथ में ही रहा करते थे। जब तक सीमा का बचपन था ना, तब तक थोड़े बहुत हालात उसकी ज़िंदगी के ठीक ठाक थे। उतनी कोई तकलीफ, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी ना, उसके घर वाले उसको बहुत ताना मारने लगे थे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ताना मारने लगे थे। जैसा कि उसके जो कज़न ब्रदर्स हैं, मतलब जो उसके बड़े पापा के लड़के, उन लोगों से इसका कंपेयर करना कि वो लोग देख कितने अच्छे से रहते हैं, वो लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, काश तू लड़का होती, हमारे कुल की दीपक होती तो हमारी ज़िंदगी में कुछ हो पाता, तू लड़की पैदा हो गई, तेरे ज़िंदगी में क्या ही करेगी तू, ऐसा ऐसा हमेशा बोला करते थे। तो जब तक छोटी थी तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसको ये सारी चीज़ें ना एक डिप्रेशन में डालने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी, मतलब ऐसे ताना सुनते सुनते निकल जाएगी, मैं क्या करूंगी। वो ना अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ती थी। जैसा कि 2022 का टाइम होगा, इसका 10th का बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद उसका रिजल्ट आया था। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी जब रिजल्ट लेके आई थी अपने स्कूल से, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। सोची थी कि 85% आए हैं, मेरे घर वाले देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आज फाइनली मेरी तारीफ़ तो करेंगे ही, क्योंकि बचपन से मेरी तारीफ़ नहीं करते, हमेशा मुझे ताना मारते हैं। ये अपना रिजल्ट लेके अपने मम्मी पापा के पास जाती एकदम खुश होते हुए। लेकिन उसके पापा मम्मी देख के क्या बोलते हैं, क्या सिर्फ 85% लेके आई है, तू ना अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती, तू कितना भी चाह ले तेरा कुछ नहीं उखड़ सकता, कुछ नहीं कर सकती तू। अपने भाइयों को देख, दोनों पूरे घर का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। वो बोलती है लेकिन उनके परसेंट तो मेरे से कम है। तो बोलते उससे क्या होता है, लड़के हैं ना वो लोग, लड़के हैं तो काफ़ी है वो लोग, क्या लड़की पैदा हुई समझ में नहीं आ रहा है। 85% ला के क्या ही कर लेगी तो ज़िंदगी में, कि क्या और क्या पढ़ाई करेगी, छोड़ जाने दे, तेरे से नहीं होगा अब। बहुत सारी चीज़ें मतलब बुरी तरह से उसको सुनाए इसके घर वालों ने। और ये समझ नहीं पाती कि मेरे मम्मी पापा मुझे इतना क्यों सुनाते हैं, जबकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं है कि माँ बाप ऐसा किसी को सुनाए, इतना गंदा गंदा बोले अपने ही बच्चे को। लेकिन इसके केस में उल्टा था, इसके माँ बाप इसको ऐसा ऐसा बोलते थे। वो ना रिजल्ट के बाद से बिल्कुल टूट सी गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा। उसको कुछ ना खाने का मन करता था, ना कुछ पीने का मन करता था। पूरे टाइम छुप छुप के दिन भर रोती रहती थी, समझ नहीं पाती कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। एक दिन ना गुस्से गुस्से में, यही शाम का टाइम हो रहा होगा, 6:30-7 बजे का, अपने पापा के जेब से पैसे निकालती है, चुराती है। यानी कि चुराना बहुत गलत बात है, लेकिन वो चुराती है अपने पापा के जेब से पैसे और अपने घर से धीरे से थोड़े बहुत कपड़े पैक करके निकल जाती है। यानी कि वो आज भागने की तैयारी कर रही थी। उसको कहीं जाना था, भाग के कहाँ जाना था, किधर जाना था, क्या करना था, कुछ भी नहीं पता। बस वो अपने घर से निकल जाती है। वो एक बार भी नहीं सोचती है कि दुनिया इतनी खराब है, मेरे साथ कुछ हो भी सकता है। और अपने ही गांव के बस स्टॉप पे पहुंच जाती है। वहां से बस लेती है और उनका जो उड़ीसा में एक बड़ा शहर था उनके गांव के पास ही, उस शहर में जाती है और वहां से एक बस लेके, वो बस आई थिंक रात के 8:30 बजे करीब की थी, उस बस में बैठती है और सोचती है जहाँ बस जाएगी मैं वहाँ उतरूंगी, आखिरी स्टॉप जो भी रहेगा मैं वहीं उतरूंगी, मेरे को नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। थोड़े बहुत पैसे चुरा के लेके निकली थी। बस में बैठती है और उसके बाद जाते से ही बस में सो जाती है। कितने घंटे निकल गए, कहाँ पहुंची, कुछ पता नहीं चल रहा है। अचानक से उसकी आँख खुलती है, अरे ये कौन सी जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बस ना एक बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, काफ़ी रात का टाइम हो रहा था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। उस बस घड़ी भी नहीं था कि पता चले कि कितना टाइम हो रहा है, लेकिन अंधेरा समझ में आ रहा था। उस बस स्टॉप पे वो उतरती है और जो बस स्टैंड होता है ना, वहीं पे बैठ जाती है जाके। अब उसको नहीं पता कि कौन से शहर में पहुंची हूँ, मुझे क्या करना है आगे और मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। बस वहीं पे बैठ के बस स्टैंड पे रो रही होती है, बिल्कुल मायूस सी, उदास सी बैठी हुई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी अचानक से
उसके सामने से एक आंटी आती हुई दिखाई देती है। जो आंटी ने ना ऐसे कपड़े पहन के रखी थी, जो रोड बनता है या कंस्ट्रक्शन चालू रहता है तो वैसे कपड़े पहनते हैं ना, औरतें शर्ट और टाइप पहनती हैं, वैसे टाइप कुछ कपड़े पहन के रखी थी और थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी बॉडी पे लगा हुआ था। वो आंटी इसके पास आती है और इसके बाजू में आके बैठती है। बोलती है, क्या हो बेटा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो इतना? ये बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। आंटी बोलती है, बताओ बेटा क्या हो गया, आप कोई प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताओ तो सही। तो बोलती है कि मेरा नाम सीमा है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जितनी भी इसकी ज़िंदगी में चीज़ें थी सब कुछ उस आंटी को बता देती है कि मैं अपने घर वालों से भाग के आई हूँ, मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहना, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। तो वो आंटी बोलती है कि बेटा देखो, यहाँ पर बस स्टैंड में रुकी रहोगी और ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी लड़के उड़ के आएंगे, छेड़ उड़ के चले जाएंगे या कुछ भी हो सकती है। तुम अच्छी खासी बड़ी लड़की दिखाई दे रही हो, 10th पास की, थोड़ी बहुत बड़ी हो गई थी। तो ये बोलती है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आंटी बोलती है, बेटा एक मेरी पहचान में लड़की है, मैं उसके यहाँ तुमको रखवा सकती हूँ, जब तक तुमको कुछ काम वाम नहीं मिलता है तब तक रखवा सकती हूँ, और शायद हो सकता है कि वो लड़की तुमको काम भी दे दे। ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस औरत के ऊपर उसके साथ निकल जाती है। एक बार भी नहीं सोचती है कि कौन सा शहर है, कौन सी औरत है, क्यों मेरे मदद करने की कोशिश करे सामने से, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी पे भी वैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अनजान जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उस औरत के साथ निकल जाती है। बहुत चलने वलने के बाद एक जगह पे पहुंचती है। औरत उसको पैदल पैदल ही लेके जा रही थी। एक लड़की से इसका इंट्रोडक्शन करवाती है, जो लड़की अपना नाम प्रिया बताती है। इससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा थी। सब वहाँ पे एक और लड़की थी जो उसको प्रिया दीदी बोल रही थी। तो वो औरत बोलती है कि ये बेचारी लड़की यहाँ से आई है और ऐसे प्रॉब्लम में है, इसको काम की ज़रूरत भी है और रहने की भी ज़रूरत है, रोड पे अकेले कहाँ रहेगी। तो जो प्रिया दीदी थी वो बोलती है कि अरे आंटी आप चिंता मत करो। वो आंटी को शायद प्रिया दीदी जानती थी पहले से। बोल चिंता मत करो, मैं इसको काम भी सिखा दूंगी और हमारे पास एक रूम है खाली जहाँ पे ये लड़की रहती है और यहीं पे ये रह लिया करेगी, अपना काम भी यहीं पे कर लिया करेगी। आप ज़्यादा चिंता मत करो, बेचारी प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ऐसा बोलती है। इसको समझ में नहीं आता कि लोग इसकी हेल्प कैसे कर रहे हैं इतना, बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाती है। इसको लगता है कि हो सकता है कि लोग हैं दुनिया में अभी भी अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं दूसरे की। तो ये वहाँ पे रहने लगती है। वहाँ पे रहते रहते इसको 5-6 दिन का टाइम हो जाता है। वो दीदी के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। वो दीदी का ना पास में जहाँ पे रुकी हुई थी उसके जस्ट थोड़े ही दूर आगे एक पार्लर था। जो दीदी पार्लर में अपना काम किया करती थी, वो दीदी का ही पार्लर था। वहाँ पे और भी लड़कियों को रखी थी, मेकअप सिखाती थी, हेयर सिखाती थी और लड़कियाँ करती थी पार्लर में काम। तो ये सीमा को भी प्रिया दीदी पार्लर वाला काम सिखाना चालू कर देती है। तो वहाँ पर सीमा भी मस्त अपनी ज़िंदगी अच्छी जीने लगती है। जिस रूम में रुकी हुई थी उस रात, उसी रूम में रहना वो स्टार्ट कर देती है। और जो एक लड़की और उसके साथ रह रही थी वो बोलती है कि मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जा रही हूँ, तो आऊँगी, उसके बाद से वापस सीमा के साथ रहने लगूंगी। तो अभी सीमा उस घर में उस रूम में अकेले रहा करती थी और दिन में प्रिया दी के साथ उस पार्लर में काम किया करती थी। बहुत काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे काम करते करते। लग रहा है कि मतलब लगभग 1-1.5 महीने का टाइम हो गया। 1-1.5 महीने बाद पता नहीं कैसे, इसको भी नहीं पता, इसके घर वालों को पता चल जाता है कि सीमा कहाँ पर है। जब उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके घर वाले निकल जाते हैं उड़ीसा से इसको लेने आने के लिए। जब उसके घर वाले आते हैं, पता नहीं कौन बताता है, कैसे बताता है, इसको आज तक पता नहीं चला। इसके घर वाले सीधा इसके पार्लर में पहुंच जाते हैं जहां पर ये दिन के दोपहर के टाइम में काम कर रही थी। वहां पर पहुंचते से इसके मम्मी पापा इसको चिल्लाना चालू कर देते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की घर से, चुपचाप चल घर पे, यहाँ पे क्या कर रही है, क्यों काम कर रही है यहाँ पर तू, तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, घर पे चल चुपचाप। ये क्लियरली मना कर देती है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है। माँ बाप बहुत फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जल्दी चल चल तुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये मना करती है और वहाँ से अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। तब प्रिया दीदी भी सामने आते, बोलते उसका मन नहीं था, आप उसको क्यों लेके जाना चाह रहे हो, आपके परेशान करने की वजह से ये यहाँ पर आई है, आप जाओ ये काम करो, निकलो यहाँ से, ऐसा बोलती है। तो वो जो प्रिया के मम्मी पापा थे ना, बोलते हैं देख बेटा आना तुझे पड़ेगा, घर पे कुछ भी हो जाए तुझे आना तो पड़ेगा, बहुत गलत कर रही है तो यहाँ पे रह के, जा रहे हैं हम लेकिन तू घर पे आएगी। इसको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उनको मेरे से मतलब नहीं है, उनको लड़का चाहिए था तो फिर मुझे लेने क्यों आ रहे हैं, इसको ये भी समझ में नहीं आता है। माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से प्रिया 1 दिन तक अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से ठीक थी, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन की बात होगी, ये ना अपने पार्लर से काम करके जाती है अपने उसी रूम में जहाँ पे प्रिया दी ने रखवाया था इसको, तो क्या पाती है कि मेरे रूम में
एक काली सी बिल्ली मरी हुई पड़ी है। काली सी बिल्ली। उस बिल्ली को देख कर डर जाती है कि मैं बंद करके आई थी और कहीं से घुसने का सोर्स नहीं है, तो कोई बिल्ली अंदर गई कैसे और मर कैसे गई। वो कैसे तैसे करके हाथ में ग्लव्स पहन के बिल्ली को बाहर निकालती है और डस्टबिन में फेंक के आती है। बाहर वाला जो रहता है पब्लिक डस्टबिन, वहाँ पे फेंक के आती है। उसके बाद से उसको ना बहुत अजीब लगने लगता है कि कैसे यार मेरे घर पे काली बिल्ली कैसे मर सकती है, बहुत अपशगुन वाला काम है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना खाती वाती है और रात में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये रात में सो रही होती है, आधी रात का टाइम हो रहा होगा, उसे एक बहुत ही खौफनाक सपना दिखाई देता है। जिस सपने में उसे दिखाई देता है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरे चारों तरफ बिल्लियाँ, काली बिल्लियाँ घूम रही हैं और म्याऊं म्याऊं कर रही है और चारों तरफ घूम रही हैं और मेरे पूरे शरीर पे मक्खियाँ भिन रही हैं। जैसा कि वो बिल्लियाँ मेरे ऊपर अटैक करने वाली हैं, ऐसे वो बिल्लियाँ मेरे को घेर के खड़ी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ही मेरे शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही है, मैं देख भी पा रही हूँ। ये जो सपना दिखती है ना, सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसके अंदर से रूह तक कांप जाती है। अचानक से चीख के उठती है, सोचती है कि इतना ख़राब सपना कैसे आ सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद से उसे नींद आनी टोटली बंद हो जाती है। रात में नींद आ ही नहीं रही है, बहुत सोने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। जैसे तैसे करते करते सुबह का टाइम होता है, वापस से अपने पार्लर जाती है प्रिया दीदी के पास। उनको सारा सब कुछ बताती है सपने के बारे में कि ऐसा ऐसा कोई सपना आया था और सारी चीज़ें हुई थी। प्रिया दी बोलती है बहुत अपशगुन वाला सपना है, ये अच्छा सपना नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव है ये। और ऐसे बिल्लियों, काली बिल्लियों को देखना तुझे मरी हुई है और ऐसा मतलब कि ये कोई तंत्र साधना करता है तब किसी इंसान के ऊपर कुछ मारण क्रिया कुछ करता है तब ऐसे सपने आते हैं। ये बोलती है लेकिन मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। प्रिया दी बोलती है काम कर, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, हो सकता है तू बता रही तेरे घर पे मरी हुई बिल्ली थी ना, तूने फेंकी थी ना, तो हो सकता है उसकी वजह से तुझे सपना आया होगा, दिमाग में वही चीज़ बैठ गई होगी। हाँ, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये बोलती है हो सकता है दीदी। इसका दिन भर काम में मन तो नहीं लगता है क्योंकि बहुत सिर दुख रहा था, रात भर सोई नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करते करते ये अपना पार्लर में काम करती है। और उसके बाद शाम का टाइम आता है तो ये डेली की तरह अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। अपने घर जाने के लिए निकल तो जाती है और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, क्या पाती है, इसके पूरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चाबी सिर्फ इसके और प्रिया दी के पास था और किसी के पास नहीं था। और प्रिया दी अभी भी पार्लर में थी और ये अकेले घर पे आई हुई थी। इसके घर पे 3-4 काली काली बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी हैं और पूरे दीवार पे लाल कलर में बहुत ही खून, जैसा खून से किसी ने पूरे दीवार पे गंदे गंदे चित्र बनाया हो वैसे चित्र बने हुए हैं। बहुत ही खौफनाक पेंटिंग बनाया हो, कोई कुछ अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हो वैसा टाइप कुछ लिखा हुआ था। ये परेशान है, उस चीज़ को देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और जैसे ही वो डिस्टर्ब हो ही रही होती है तभी उसे अचानक से उसके रूम के दूसरे कोने की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखने वाला इंसान दिखाई देता है। और जैसे उस इंसान को देखती है, ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, वैसे ही ज़ोर से चीखती है और चीख के बेहोश। उसके बाद कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत ही बुरी हालत उसकी ज़िंदगी में हो गई थी। इसकी आँख खुलती है सीधे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आँख खुलती है तो ये अपने आप को प्रिया दी के घर पाती है। प्रिया दी के घर उनकी बहन खड़ी है, उनके मम्मी खड़ी है, उनके और दोस्त लोग खड़े हैं और उसके ऊपर उनकी कोई दोस्त कुछ झाड़ फूँक कर रही है, ऐसा कुछ महसूस करती है। जब होश में आती है तब वो पूछती है प्रिया दीदी मैं यहाँ पे कैसे आई, मेरे घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, मैंने कुछ देखा था और खून बहुत मुझे डर लग रहा है। प्रिया दी बोलती है शांत हो जा, मुझे सब कुछ पता है, तो 2 दिन से होश में नहीं है अपने दिमाग से, लेकिन तो होश में थी वैसे और बहुत कुछ किया है तूने। ये पूछती है कि क्या किया है मैंने, मुझे कुछ भी याद नहीं है। प्रिया दी बोलती है दूसरे दिन की बात है, जिस दिन जब शाम को गई थी उस दिन का तो कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब तू पार्लर नहीं आती है मुझे होती है थोड़ी चिंता कि ये पार्लर क्यों नहीं आई। दोपहर तक मैं देखती हूँ कि पार्लर आएगी नहीं आई, मैं सोचती हूँ तबीयत ख़राब तो नहीं है, दवाई ववाई देने के लिए तुझे मैं निकलती हूँ अपने पार्लर से। और जैसे ही घर पे आती हूँ क्या पाती हूँ, दरवाज़ा ऐसे सिर्फ लगा हुआ है, बंद नहीं है। और जैसे दरवाज़ा मैं खोलती हूँ देखती हूँ कि तू अपना सिर दीवार में ज़ोर ज़ोर से मार रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मार रही है और पूरा हर जगह से खून ही खून फैला हुआ है।
जैसा तू अपने हाथ वाथ काट लिए हो, पैर वैर खुद के दांत से, वैसा पूरा हर जगह जख्म जख्म फैला हुआ है। और तेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी इंसान देख के बोल दे कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, पजेस हो चुकी है। और जब हम तुझे पकड़ने के लिए गए, तुझे कंट्रोल करने के लिए गए, तू और ज्यादा आक्रामक हो गई, खुद को और मारने लगी, हमारे ऊपर नाखून वाखून से वार करने लगी। तेरी नाखून तक पूरे ब्लैक पड़ गए हैं, तेरी आंखों की जो पुतलियां है ना, उसके बाहर वाले हिस्से तरफ में पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। ये सफ़ेद वाला हिस्सा यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी तो मैं तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करती हूँ और उसको बुलाती हूँ, जिसको थोड़ा बहुत झाड़ फूक आता है, जैसे कि वो लड़की वहीं बैठी हुई थी। इसको भी बुलाती हूँ, ये जल्दी जल्दी उठा के हम लोग कैसे तुझे कंट्रोल करके अपने घर पे लाते हैं। और जब झाड़ फूक करते हैं तो पता चलता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। जो एक जल जैसा बनाए थे, एक रखे थे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे पानी रखते हैं थोड़ा सा ऐसे, प्लेट जैसा था, बड़ा प्लेट था, उसमें पानी रखे थे और उसमें गंगा जल छिड़क के, और वहीं पर जो लड़की झाड़ फूक करने वाले थे उसने देखा था, उसको लिटरली 2 चेहरे दिखाई दिए थे, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, जैसा कि एक औरत का चेहरा हो और एक आदमी का चेहरा हो। बहुत ही खौफनाक दिखाई दिया था और लिटरली मैंने भी और मेरी और भी दोस्त, तो मेरी बहनें, सब ने देखे थे। ये बोल रही दीदी मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ ये सब कुछ। वो बोलती तुझे नहीं याद है लेकिन तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। और जो कोई भी करवाया है ये ब्लैक मैजिक, किसने करवाया नहीं पता, लेकिन वो आदमी औरत थे। ये बोलती है कहीं मेरे मम्मी पापा तो नहीं है। तो प्रिया दी बोलती है कि पता नहीं, उसके बारे में हम कैसे बोल सकते मम्मी पापा है कि नहीं है। हो भी सकता है कि तुझे धमकी दे गए थे तुझे आना ही पड़ेगा, तो हो सकता है तेरे पर ब्लैक मैजिक करवा के बुलाने की कोशिश कर रहे हो कि तू बीमार पड़े और यहाँ पर आ जाए, या कुछ भी हो सकता है। किसने किया है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन चल भगवान का शुक्र है कि तू अब ठीक ठाक है और तुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप रे, कितना टाइम हो गया इस घटना को? ये घटना पता है कब घटी थी? अभी 2023 में ही घटी। 2022 में भागी थी ना वो, 2023 में घटी थी। 1 साल पहले ही? 1 साल पहले ही। लेकिन ये अच्छा है कि अब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं घट रहा है और उस खतरनाक रातों को पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी है। हाँ, अभी भी काम करती है उसी पार्लर में और वहीं पर कोलकाता में ही रह रही है। इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद सीमा के थ्रू ही इंस्टाग्राम पे मिली, तो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आ जाएं और एक खतरनाक जानकारी आप लोगों को दें। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।